हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के अजीत सर के जो पीडीएफ्स मिले हुए हैं आरडब्ल्यूए के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस में उन्होंने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है हम लोगों का एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो एटीएम का जो पूर्ण रूप है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट जो पॉइंट आप लोगों को करना है कि आविष्कार जो है कब हुआ था। 1967 में इसका आविष्कार ब्रिटेन के एक आविष्कारक हैं, इसके जॉन सैफर्ड बैरन, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। जबकि इनका जो जन्म है वो शिलोंग में हुआ था और भारत में इसका जो है जो स्थापना जब भारत में इसका एटीएम मशीन का जो है भारत में स्थापना 1987 में किया गया। सबसे पहले मुंबई के अंधेरी पूर्व में है, महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे देखिए भारत के जो राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद जो है 61 में इस बात का चर्चा किया गया है कि अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे महाभियोग किस देश से लिया गया है। तो महाभियोग जो है वो अमेरिका से लिया गया है। जो अनुच्छेद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद जो है 74, अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद जो 74 है वो संघीय परिषद यानी कि संघीय परिषद में जो जितने भी संघ में सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति ही उनको जो है उनका जो राष्ट्रपति ही उसको शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति का जिक्र जो है भाग 5 में किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है इनका भाग 5 में इनका वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति जो है एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यह है भारत के आर्टिकल, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, मतलब जो इनका चुनाव होता है वो कैसे होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। संसद के कितने सदस्य निर्वाचित जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है और निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और रीति मतलब इनका जो है अनुच्छेद यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि किस रीति के माध्यम से होगा। तो अप्रत्यक्ष जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का जो है चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस सॉरी अनुच्छेद 246 जो है भारतीय संविधान के किस विषय से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में अब बताया गया है कि केंद्र और राज्य का जो भी संबंध होगा वह आर्टिकल 246 में कहा गया है। सेवंथ अनुसूची यानी कि जो 7वीं अनुसूची है उस 7वीं अनुसूची के विषय कौन कौन से हैं। तो हमारे 7वीं अनुसूची के विषय हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है संघ सूची, जो संघ सरकार के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जबकि राज्य सूची में राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का जितना भी उल्लेख होता है वो राज्य सूची में होता है। समवर्ती सूची का समवर्ती सूची की अगर बात करें तो संघ और राज्य यानी कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें जितने भी कानून बनाती हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या में आप लोग को ऑप्शन नंबर ए जो है लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे कुछ नोट हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो यूपी का है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो यूपी का है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला अगर कोई राज्य है तो वो सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की है। और सबसे कम जनसंख्या वाला अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है हमारा लक्षद्वीप। नेक्स्ट हम लोग अपने देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान है और सबसे कम क्षेत्रफल का अगर कोई राज्य है तो वो गोवा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपने पॉइंट। तो यूटी में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल लद्दाख का है और सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का नियम किससे संबंधित है। देखिए लुईस का जो
ये जो नियम है, यह बारिश हो जाए या अन्य कारणों से होने मैच जो होता है, स्टेडियम में जो मैच होते हैं, अगर उसमें विलंब होता है या देर होता है तो लक्ष्य को संशोधित किया जाता है, तो उसी को हम लोग डकवर्थ लुईस का नियम कहा जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी डी में दिया गया है कि डी में कहा गया है कि इनमें उपरोक्त सभी, यानी कि जाकिर हुसैन को भी दिया गया है। जाकिर हुसैन, आप लोगों को पता है कि जाकिर हुसैन जो है हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। मुलायम सिंह को भी दिया गया है। मुलायम सिंह जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बालकृष्ण जोशी को दिया गया है, यह वास्तुकला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। यहाँ पे किन 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 क्षेत्रों में इन लोगों को दिया गया है? कला के, देखिए जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया है, मुलायम सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है, और यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं कि पद्म विभूषण जो है चिरंजीवी वैजंतिया माला और एम वेंकैया नायडू को है 2024 का जो है 2024 का दिया गया है। और पद्म भूषण जो है मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्पुल सॉरी उत्फुत रामनाइक और मीरा सादेव फातिमा बीवी को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यह युद्ध पर शांति की प्रमुख जीत को चिन्हित करने के लिए सामरिक नृत्य का त्योहार है, और त्योहार का नाम क्या है और इसे कहाँ मनाया जाता है? देखिए यह त्योहार जो है वो कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है और कलिंग महोत्सव है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा का नाम जो है 2011 में इसको बदल करके नाम को परिवर्तित करके ओडिशा कर दिया गया। माँ दुर्गा की महिषासुर पर जो जीत हुई थी, माँ दुर्गा ने जो महिषासुर का वध करके जीत हासिल की थी, उसको कोलकाता में दुर्गा पूजा पर मनाया जाता है। चंदन यात्रा जो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चंदन यात्रा संबंधित है वो उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा में जो है चंदन यात्रा मनाया जाता है, और यह देखिए भगवान जगन्नाथपुरी की जो है चंदन यात्रा जो है निकाला जाता है उससे संबंधित है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो श्वेत सोना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोना नारायण जो है वो कथक से संबंधित है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोक शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है ये। और पहला जो है ऑप्शन नंबर ए सत्रिया, सत्रिया जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है असम से संबंधित है। सत्रिया असम का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, और केरल में ही एक और लोक शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है जिसको हम लोग कथकली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं आप लोग। और मोहिनी अट्टम के जो है यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गोपीनाथ। ये इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु से ही संबंध भारतनाट्यम से ही संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई एवं मृणालिनी साराभाई। तो ये संबंधित है। रौलेट एक्ट भारत के किस वायसराय के अधीन पारित किया गया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में इसको पारित किया गया था। रौलेट एक्ट से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसी एक्ट को न वकील, न अपील, न दलील का कानून भी कहा जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं न, तो ये है। और इसे कब पारित किया गया था? तो मार्च 1919 को इसे लागू कर दिया गया चेम्सफोर्ड के द्वारा। चेम्सफोर्ड ने इसे जब लागू किया था मार्च 1919 को, तो इसी के जस्ट कुछ समय 13 अप्रैल 1919 को इसका विरोध चल रहा था। 13 अप्रैल 1919 को जब विरोध चल रहा था तो इसमें दो लोग थे। एक थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध करने के बाद जो है इनको गिरफ्तार किया गया, और इन्हीं को विरोध के पश्चात जो है पंजाब की अमृतसर में जो है इन विरोध चल रहा था, वहीं पर रौलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। और गांधी जी ने इसी कानून को जो है काला कानून कहा था। तो ये आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा इस चीज को। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
यहाँ पे लिटन से संबंधित है, तो लिटन जो है प्रथम दिल्ली दरबार जो है लगा था, उससे संबंधित रानी विक्टोरिया का सम्मान इनको दिया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है अखबार पर रोक लगाया था लिटन ने, रिपन ने इसे रद्द कर दिया गया। आर्म्स एक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आर्म्स एक्ट है वो 1878 से लेकर के 79 में इसे पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट के द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया कि जितने लोग अपने पास जो है बंदूक या फिर असलाहा ये सब रखते हैं तो उनको लाइसेंस जो है लेना अनिवार्य कर दिया गया। बिना लाइसेंस के वे नहीं रख सकते हैं, जिसके बाद कानून भी बनाया गया था इससे संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो देखिए संतूर वादक यहाँ पे शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो शिव कुमार शर्मा है। और सज्जाद हुसैन जो है मैडोलिन वादक वादक हैं। और निखिल बनर्जी जो है सितार वादक है। और सारंगी वादक जो है उस्ताद बिंदा खान है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल टीम में जो है वो खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, जबकि अन्य जहाँ पे देख सकते हैं कि बास्केट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केट में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, क्रिकेट में 11 होती है, खो खो में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, कबड्डी में 7 होती है, नेटबॉल में 7 होती है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे अधिक जो है सबसे बड़ी टीम रग्बी फुटबॉल की मानी जाती है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में नीलगिरी, देखिए नीलगिरी के बारे में अगर बताएं आप लोगों को तो पश्चिमी घाट, दक्षिण में जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहाँ पे दोनों ही घाटें मिलती हैं, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के क्षेत्र में तीनों दोनों घाट आपस में जहाँ मिलती हैं, उसी को नीलगिरी कहा जाता है। तो नीलगिरी के संबंध में एक क्वेश्चन है। तो नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट पे और पूर्वी घाट का पीक पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए इससे संबंधित, चोटी से संबंधित दिया हुआ है। तो चोटी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी यहाँ पे चोटियां हैं तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दो चोटियां हैं। पहली चोटी जो है वो दोडा बेटा है। दोडा बेटा जो आता है, दोडा बेटा की जो लंबाई है वो ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। जबकि सबसे ऊंची जो चोटी की बात किया जाए, सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाई मुड़ी की है। अनाई मुड़ी की ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। यहाँ पे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है और यह चार राज्यों में है। तो चार राज्य कौन कौन से हैं जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला है? तो ये चार राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये अभी दो हाल ही में 2024 को जो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई गई है वो 155वां थी। और इनकी मृत्यु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे देख लेते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है देखिए यहाँ पे 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बिड़ला हाउस में इनकी मृत्यु हुई थी। किसने इनको गोली मारा था? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग अपने, जबकि अन्य महत्वपूर्ण भी पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2007 से मनाया जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? तो यहाँ पे 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। और 20वां संस्करण 2026 में मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां संस्करण 2026 में मनाया जाएगा, नगोया में बनाया जाएगा जो जापान में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मूल अधिकार किस भाग में वर्णन मिलता है? तो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका जो वर्णन है वो भाग 3 में मिलता है और यह अमेरिका से लिया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे देख सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन से बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो अधिनियम जो है 1992 में पहली बात तो ये पारित हुआ था। और इसी के द्वारा जो है भाग 9 को जोड़ा गया। और भाग 9 में पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया है। और पंचायती राज का अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो पंचायती राज के अनुच्छेद जो है वो 243 से लेकर के 243 ओ तक इसका उल्लेख मिलता है। और यूपीएससी के बारे में बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन से अनुच्छेद है? तो 315 से लेकर के 323
315 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नागरिकता के संबंध में अगर भाग 2 की बात किया जाए तो यह नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, 9 यह जो है देख सकते हैं यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, जबकि 10 और 11 जो है आर्टिकल नंबर नागरिकता से संबंधित इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन जो है 1928 को ही भारत आ गया था। और इसका जब गठन किया गया था, यहाँ पे गठन से संबंधित देख लीजिए, गठन जो है वह नवंबर 1927 को ब्रिटेन में किया गया था और 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई में भारत आया। देखिए साइमन कमीशन से संबंधित कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष जो है सर जॉन ब्रूक साइमन थे और इससे संबंधित देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देश्य जो है इसका था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए क्या हुआ था। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। कहाँ आया था? तो मुंबई में आया था। इसका गठन कब किया गया? 1927 में किया गया और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ये देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी के विरोध में हुई थी। इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो 17 नवंबर 1928 को सैंडर्स के द्वारा, सैंडर्स जो है यहाँ पे, सैंडर्स जो है वो अंग्रेज था और इसने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। एसपी था, स्कॉट एसपी था, तो इसने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और इसी के लाठीचार्ज करने के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और इसी का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बम से सैंडर्स की हत्या किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका फैराडे कहा जाता है। सुटेबल बॉय के जो है ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है इस सुटेबल बॉय के लेखक है। इन विक्रम सेठ के माता का नाम लीला सेठ था। लीला सेठ जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की महिला थी। दिल्ली हाई कोर्ट की महिला थी और जो है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अमृता प्रीतम ने रसीदी टिकट, इनका बुक है। और महाश्वेता देवी ने मदर ऑफ 1084 लिखा हुआ है। द क्वीन ऑफ झांसी महाश्वेता देवी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से थोड़ा संबंधित है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। और एक बात और आप लोग को याद रखना होगा कि स्ट्रोम्बोली जो है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और सिसली द्वीप कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिसली द्वीप इनमें से किस देश से संबंधित है? तो सिसली द्वीप जो है वह इटली से संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई थी। देखिए यह रूस से पेश की गई थी और पंचवर्षीय योजना भी जो है वो रूस से ही हमारे देश में लिया गया है। अच्छा एक चीज और है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है एसएससी जीडी का एग्जाम जो है 4 फरवरी को हुआ है, 5 को हुआ है, 6, 7, 8 जो भी हुए हैं। और इन डेट में देखा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन एक हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग पंचवर्षीय योजना भी कवर करने वाले हैं। पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह 1951 से 56 तक चली थी। ये सबको याद रहना चाहिए कि 1950 में हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है कि संविधान लागू हुआ था। लेकिन जो है कि 1951 में आम चुनाव प्रथम चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो है 1951 के बाद 1951-56 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, और ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था इसको। और पेश करने में किस मॉडल पर आधारित है? तो
हेरोड हेराल्डोमर मॉडल पे आधारित था। और इसका वृद्धि यानी कि लक्ष्य क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था कि 2.1 की वृद्धि होगी, लेकिन इसमें प्राप्त कितना हुआ? वृद्धि जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा हमें प्राप्त हुआ था, तो यह 3.6 की हमें प्राप्त हुआ था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधित किससे है? यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसके बारे में भी देख लेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक चला था। ये तेजी से उद्देश्य था कि तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में जो है विकास किया जाए। और मॉडल क्या था? फील्डमैन महानलोविस महाननोविस जो है मॉडल पर आधारित था। 4.45 की जो है कि इसमें दिया गया था, लक्ष्य रखा गया था 4.5 की। और प्राप्त कितना हुआ था? हमें प्राप्त हुआ था इसमें ज्यादा नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इससे कम प्राप्त हुआ था, 4.27। नेक्स्ट हम लोग तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पंचवर्षीय योजना है। क्यों है? क्योंकि इसी से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, और इस बार भी कई शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना अवकाश कब था। तो 1966 से लेकर के 1900, यहाँ पे देख सकते हैं 1969 तक योजना अवकाश लिया गया था। इसमें योजनाएं नहीं चली थी क्योंकि यहाँ पे युद्ध हो गया था, और भारत जो है युद्ध से घिरा हुआ था पड़ोसी देशों से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 1961 से 66 तक यह पंचवर्षीय योजना जो है यह कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जो है बहुत जोर दिया गया। कृषि को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कृषि का विकास करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका जो है कि लक्ष्य रखा गया था वृद्धि दर का 5.6% का, और हमें प्राप्त कितना हुआ था? तो 2.4 का प्राप्त हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पे देख सकते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 तक चली थी। इस योजना को गॉडगिल फार्मूला भी कहा जाता है, गॉडगिल फार्मूला भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि आपको इनमें से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल फार्मूला कहा जाता है? तो इसी चौथी पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति करना। लक्ष्य जो है 5.6 की रखा गया था, हमें प्राप्त कितना हुआ था? 3.3, बहुत ही कम। क्योंकि जो है देश जो है बहुत ही बुरी संकट से निकल रहा था उस समय अभी। और 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था उसी समय। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पांचवी क्वेश्चन सॉरी अपने पॉइंट की ओर। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इसी ये जो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वह किसके मॉडल पर आधारित है? तो दुर्गा प्रसाद दर के मॉडल पर आधारित थी। इसमें वृद्धि दर जो रहे रखा गया था 4.4 का, और विकास दर जो है 4.8 का हमें प्राप्त हुआ था। यहाँ पे रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान भी आया था। रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक, ये 2 साल जो है रोलिंग प्लान चला था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो 1980 से लेकर 85 तक यह चला हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं 80-85 तक चला था। सब अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई और 1982 में शिवरामन समिति पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। स्थापना जो है 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्य जो है, देखिए लक्ष्य पहले 3 के याद करिए, मॉडल कौन कौन सा है वो याद रखिए, और किस लिए उस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, यही बस इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पंचवर्षीय योजना में। देखिए यहाँ पर सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर आधारित थी? तो देखिए इसका उद्देश्य था, ये आधारित वाली बात यहाँ पे नहीं है, किसी पर आधारित नहीं थी, क्योंकि 85 से 90 तक ये चला था पंचवर्षीय योजना। और इसका एक ही उद्देश्य था कि 2000 तक, सन 2000 आते आते जो है किसी भी तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह किया गया था। और इसका लक्ष्य जो है वो 5.0% रखा गया था। वास्तविक विकास दर क्या मिला था?
हमें मिला इसमें 6.01% मिला। इसके बाद जो है वार्षिक योजना आई, 2 वर्ष के लिए वार्षिक योजना लागू की गई थी। यहाँ पे 1992 और 1991 में, 90 से लेकर 92 तक वार्षिक योजना चली थी। इसके बाद जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, योजना ने उद्योगों को आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6 से 6 रखा गया। वास्तविक विकास दर कितना मिला? 6.8% मिला। नवीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के प्रतीक में नवीं पंचवर्षीय योजना आई। नवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 50 वर्ष पूरे होने पर नवीं पंचवर्षीय योजना और तेजी से विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुलित संबंध पर ध्यान केंद्रित किया गया। लक्ष्य रखा गया था 7.1% का, जबकि जो है वास्तविक जो है वास्तविक जो विकास दर हमें प्राप्त हुआ था 6.8% का। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया, किस चीज का उद्देश्य रखा गया था? समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना। लक्ष्य 8.1% का रखा गया, जबकि हमें प्राप्त हुआ था 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना, यह सी रंगराजन के द्वारा जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। लक्ष्य रखा गया था कि तीव्र और अधिक समावेशी विकास का। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। आखिरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में बस एक ही बात का लक्ष्य रखा गया था कि तेजी से जो है समावेशी विकास हो, इसमें तेजी से विकास हो, सतत विकास के पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। 2012 से लेकर 2017 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। इसके बाद जो है इसी पंचवर्षीय योजना के जगह पर भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कर दी और नीति आयोग उसके बाद से फिर नीति आयोग चलना शुरू हो गया। तो देखिए इस चैनल का उद्देश्य बस इतना ही है कि जो भी RWA के द्वारा जीएस पढ़ाया जाता है, एसएससी जीडी को जो पढ़ाया जा रहा है, और अजीत सर के द्वारा जितना भी हमें गाइड किया जा रहा है, उस पीडीएफ को कम समय में कैसे हम लोग ज़्यादा उस पर फोकस कर सके और उतनी ही जानकारी कम समय में हम कैसे प्राप्त कर सके पीडीएफ के माध्यम से। तो बस इतना ही इस चैनल का उद्देश्य है। तो अगर ये अफॉर्ड हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू हमारे चैनल को में बने रहने के लिए इतने समय तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।